क्योंकि जब हम कहते हैं कि स्वास्थ्य, तो उसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की हम बात करते हैं कि हेल्थ के पीछे कारण क्या है, कब आदमी, इसलिए हम पता कर पाते हैं कि मेरी अकेले की जिम्मेवारी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अपना ध्यान रखो, सैर करो, ये सब ठीक है, घूमो, कसरत करो, सब करो, फिर भी हम बीमार होते हैं। इस सब के बावजूद वो चीजें हमें बचाती हैं, हमारे में प्रतिरोधकता बीमारियों के बारे में कसरत कर व्यायाम करने से हमारे शरीर में बढ़ती है। उससे हम बीमारियों से बचते हैं, पर बीमारियों से पूरी तरह भाग नहीं पाते, क्योंकि बीमारियां जो हैं उसके कारण सामाजिक, आर्थिक, अनेक कारण हैं। जैसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मोटी मोटी बात कहूं, पोर्टेबल वाटर, पीने का साफ पानी। अब ये मेरी तो अकेले की जिम्मेवारी नहीं है। अगर म्यूनिसपैलिटी से मुझे पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है तो मुझे पेचिश होएगी, बीमार होऊंगा, हैजा तक भी हो सकता है। सैनिटेशन, निकासी सहूलतें चाहिए, और जैसे शुद्ध वायु चाहिए। सांस तो सबसे पहली चीज तो शुद्ध वायु है। जैसे अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में जो हालत होती है हवा की, 500 तक इस दफा AQI गया है। मतलब जो वैसी हवा थी वो 2 पैकेट सिगरेट के रोज पीने के बराबर है वो। और हमें पता है कि सिगरेट पीना कितना घातक है, चाहे बीड़ी है, चाहे सिगरेट है, या तंबाकू किसी भी रूप में। तो हवा में से तो हम सिगरेट बीड़ी की बात करेंगे, कैंसर की बीमारियां, इवन अब ये भी आ रहा है कि कैटरैक्ट जो है वो भी बढ़ता है उससे। मोतियाबिंद, वो भी उससे बढ़ता है। ये जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आंखों के सर्जन है, वो इस बात को भी वो हाईलाइट कर रहे हैं कि वो भी। फिर हमें रहने को साफ जगह चाहिए, रहने को मकान चाहिए, जहां हम काम करते हैं वहां पर ठीक स्थिति चाहिए, वर्किंग आवर्स कितने हों। अभी जो मेडिकल स्टडीज कहते हैं कि 6 घंटे से ज्यादा अगर व्यक्ति काम करता है तो वो अपनी पूरी इनपुट नहीं दे पाता, वो अगर वो 6 घंटे लगातार वो काम करता है, इसलिए उसको ब्रेक चाहिए। और अभी जो बात कही जा रही है कि 90 घंटे एक सप्ताह में काम करे कोई, अभी किसी ने कही, L&T के वो मेरे कल चेयरमैन ने। अब 90 घंटे आप देखिए ना, 90 घंटा मतलब लगभग कितने होगा, 12 घंटे रोज, 12 घंटे प्लस सातों दिन, 12 7 84, फिर भी 6 घंटे और बच गए। 90 घंटे अगर इसने काम करना है, अब हर व्यक्ति के घर में तो संभालने वाले कोई कर्मचारी नहीं ना है। हमारी जो देश की आर्थिक स्थिति है उसमें उसको अपने घर को भी देखना है, बच्चों को भी पालना है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है। और जो माइग्रेंट लेबर है अपने घर में आकर उन्होंने खुद की रोटी भी बनानी है। और जहाँ पर महिलाएं भी काम करती हैं, मतलब महिलाएं तो बहुत काम करती हैं वैसे, पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि घर का काम महिलाएं देखती हैं ज़्यादा। वो जो काम हमारी गिनती में नहीं आता है, अनपेड जॉब है उसको हम गिनते। पर अगर हम उसको लें, पेड के तरफ लें, तो वो बहुत बड़ा काम है, होम मेकिंग। और इस तरह की जो है भी, आदमी कितने घंटे काम करता है, उसकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ कैसी है, स्वास्थ्य के बारे में उसकी शिक्षा क्या है। श्रीलंका हमारा डेलीगेशन गया तो हमने पूछा भी आपके स्वास्थ्य सूचकांक क्यों इतने अच्छे हैं इस जो दक्षिण एशिया में। वो कहते हैं हमारी महिलाएं प्रशिक्षित हैं। महिलाओं में जो शिक्षा की दर, उच्च शिक्षा तक की दर बहुत ज्यादा है वहाँ। इसलिए क्योंकि जो बच्चों का पालन पोषण शुरुआती एज में तो महिला ही करती है, वो तो कुदरती है ना, उसको करना ही, मतलब बायोलॉजिकल है वो। तो इसलिए हमारे जो हैं ज्यादा, सो मैं मेरा ये इसको, इस बात को छोटा करूं कि ये सब जो कारण हैं, फोकस अब इन पे हमें, जो हमें कहा कि हमें करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है पौष्टिकता। जब हम होलिस्टिक केयर, आपका सामने लिखा हुआ स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात है, होलिस्टिक होनी चाहिए। अब होलिस्टिक में क्या है कि सबसे बड़ी बात है पौष्टिकता, पौष्टिक आहार हमें मिलना आवश्यक है। अब देखिए ना, ये लैंसेट, ईट लैंसेट एक कमेटी बनी। लैंसेट नाम का जर्नल, जो मेडिकल जर्नल है, सबसे सर्वोपरि जर्नल है वो, लैंसेट।
गगन को तो मालूम ही होगा। अब लैंसेट ने एक ये कमेटी बनाई, ईट लैंसेट, उस कमेटी का नाम दिया गया। जी। उसमें ये है कि खुराक क्या खाए बंदा, हम्म। हर रोज कितनी खाए कि उसकी पौष्टिकता ठीक रहे। अब पौष्टिकता उन्होंने जो ये बताया कि कितने फल खाए, कितनी सब्जी खाए, कितनी दाल खाए, और जो मांसाहारी हैं वो कितना मांस खाएं, कितना आदमी तेल ले, कितना आटा खाए, ये सब उन्होंने बताया। हम्म। और उसमें दो भारतीय वैज्ञानिक भी थे, एक डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी, एक सुनीता नारायण, दो उसके मेंबर थे। उस कमेटी के मुताबिक हमने अध्ययन किया, हमारी संस्था ने, कि आजकल का जो कीमतों का है हिसाब किताब, उसके मुताबिक 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्चा है इतनी खुराक खाने का। अब जैसे सरकार कहती है कि 5 किलो हमने गेहूं दे दिया और आप स्वस्थ हो गए, आपको भोजन मिल गया, लोग खुश हो गए। मतलब आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है लोगों की कि वो 5 किलो गेहूं लेके भी वो प्रसन्न है, हालांकि ये कोई पौष्टिक आहार नहीं है 5 किलो गेहूं। जब हम खाते ही हैं तो उसमें सिर्फ पेट नहीं भरना होता है। वो इंग्लिश में यहाँ ना हम कहते हैं कि वी डोंट ईट टू लिव बट ईट टू थ्राइव। हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, इसलिए हम खाते हैं। उसके लिए हमें विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। उसके लिए ये जो ईट लैंसेट ने जो स्टडी की, 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उसका खर्चा है। अब अगर हम 4.5 मेंबर की एक फैमिली मानते हैं एवरेज, दो दो बच्चे और एक पेरेंट, मान लो 5 भी नहीं तो उसको 4.5 एवरेज गिनते हैं, 4.5 मेंबर की फैमिली, उसके हिसाब से जो एक फैमिली का प्रति माह खर्चा आएगा खुराक पे, वो 27,000 रुपया महीना है। अब ये बहुत बड़ी है रकम, सिर्फ खुराक पे 27,000 रुपया महीना खर्चना, उसके अलावा जो और खर्चे लेके तो। इसलिए पौष्टिकता हमारे देश में बहुत कमजोर है। दुनिया भर में जितने भी कुपोषण के केस हैं, उसका तीसरा हिस्सा भारत में है। तीसरा हिस्सा, मैं भारत की बात करूं, दुनिया में कुपोषण बहुत है और देशों में बहुत है। मतलब इधर अफ्रीका में बहुत है, हमारे यहाँ पड़ोस में अफगानिस्तान वगैरह में जो कुपोषण, ये जो बहुत है। हंगर इंडेक्स के मामले में 127 में से 105वां नंबर है हमारा। और गवर्नमेंट का अपना डाटा है कि 14% आबादी हमारी कुपोषित है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा उसको। अब ये बहुत बड़ी गिनती है, मतलब 19 करोड़ लोगों को पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे बच्चों की ग्रोथ कम है, किसी का कद छोटा है, किसी की जो कमजोर है, मस्कुलर वेस्टिंग है उसमें, और इस तरह की जो है। इसलिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये इंडिकेटर जो है, सूचकांक जो है, उसके मुताबिक हमारे देश में जो है मैल न्यूट्रिशन है। अब अगर हमने हेल्थ को ठीक करना है, स्वास्थ्य को ठीक करना है, जिस पे बात पे मैं ये स्ट्रेस दे रहा हूँ, तो उसके लिए हमें कुछ बातों को, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैंने बात की कि पौष्टिकता जरूरी है, पौष्टिक अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में इस वक्त कम्युनिकेबल, एक समय था कि सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीजेज ज्यादा थी। कम्युनिकेबल मतलब छूत की बीमारियां, जैसे मलेरिया हो गया, पेचिश हो गया, वगैरह वगैरह, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, ये सब या तो जो बीमारी मच्छर के काटने से फैली, या सीधा वायरस हमारे नाक में से घुसा, जैसे आजकल फ्लू फैला हुआ है, या जैसे पेंडेमिक आया था इसका, कोविड का, वो छूत की बीमारियां। प्लस अब जो लोग, जो गैर संचारी बीमारियां हैं, गैर छूत की बीमारियां, उनकी गिनती बहुत बढ़ गई है। ब्लड प्रेशर लगभग 30% आबादी में ब्लड प्रेशर हुआ पड़ा है। जिस भी पेशेंट को मैं पूछता हूँ कि ब्लड प्रेशर, कहता है हाँ जी ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं। शुगर, शुगर बहुत है। सो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल ये जो डिजीजेस हमारे देश में इतनी हैं कि हमें उधर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और ये अकेले हमारे देश का विषय नहीं है, इस वक्त कम्युनिकेबल, ये सारी दुनिया का विषय है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो पहले ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज्यादा थी कम्युनिकेबल के मुकाबले में, हमारे जैसे देशों में दोनों हो गई हैं अब। मोटापा भी बढ़ा, 3% बच्चों में हमारे मोटापा है।
तो ये भी एक चिंता का विषय है। अब जैसे एक मैं डाटा देना चाहूंगा कि टीबी एक बहुत बड़ी हमारे देश में बीमारी है। कई मुल्कों में टीबी नहीं है, यूरोप वगैरह के या अमेरिका में टीबी की इंसिडेंस नेग्लिजिबल है। पर हमारे जैसे देशों में, साउथ एशिया में, अफ्रीका में, टीबी के हमारे देश में प्रतिदिन 1383 लोग, ये जो लेटेस्ट डाटा है, टीबी के कारण मरते हैं। 1383। और 1 लाख आबादी में से प्रति वर्ष 36%, 36 लोग 1 लाख की आबादी में से प्रति वर्ष टीबी के कारण मर रहे हैं। ये बहुत बड़ी है, ये गिनती छोटी नहीं है। और टीबी हर सेक्शन में ही है इस वक्त, ये नहीं कि सिर्फ जो गरीब सेक्शन है उसमें है। हर वर्ग में टीबी है, क्योंकि मिलना जुलना तो सबको एक दूसरे को। टीबी तो सांस से फैलने वाली बीमारी है। निमोनिया, डायरिया, ये बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा गया कि अगर साफ पानी पीने का दिया जाए तो 4 लाख जो पेचिस से लोग मरते हैं उनको हम बचा सकते हैं। और इससे 8.7 लाख करोड़ रुपए का भी बचत होगी। जैसे कोविड पैंडेमिक में ये कहा गया सरकार के द्वारा कि 4 लाख लोग मरे, लेकिन गैर सरकारी जो अनुमान है उसके मुताबिक 25 लाख से लेके 40 लाख लोगों की मृत्यु हुई है कोविड पैंडेमिक के दौरान। इसलिए हमारी संस्था की ये समझ है कि हेल्थ एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। स्वास्थ्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो ऐसी स्थितियां बनाएं कि स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार बने, ताकि सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले। अब ये मुश्किल ये हो रही है, अभी इन्होंने डॉक्टर गगन ने डाला कि ट्रिपल बर्डन, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, उन्होंने डाला, ठीक है। ये जो है राइट टू हेल्थ फंडामेंटल अगर राइट होता है तो हम सो सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो क्यों, जैसे प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट है, अगर हमारी प्रॉपर्टी कोई छीनता है तो हम कचहरी में जाके सरकार से दवाई भी लगा सकते हैं, कचहरियों में दवाई लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य फंडामेंटल राइट नहीं है, अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं तो हम कचहरियों में ये जो दवाइयां नहीं लगा सकते कानूनी तौर पे। हाँ, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांत के स्वास्थ्य के बारे में सरकारों को ध्यान देना चाहिए। अब उस दिशा में अगर हम जाएं तो हमारे देश में एक कमेटी बनी थी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। वो बनी थी 1943 में, 1946 में उसने रिपोर्ट दी है, आजादी से पहले की बात है। जोसेफ भोर कमेटी उसका नाम था। और उस कमेटी ने 1946 में कहा था कि सबको बराबर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, सामाजिक आर्थिक स्थिति के भेदभाव के, लिंग भेदभाव के, या धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव पे सबको बराबर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। उसके बाद 1978 में एक दुनिया भर में संधि हुई, इसको अलमाती, जो कजाकिस्तान में नगर है, वहां पर उसको इसलिए इसको उस संधि का नाम ही अल्मा आता डेक्लेरेशन दिया गया। उसमें कहा गया था कि 2000 तक, सन 2000 तक सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे, पर हुआ नहीं। अब तो 25 हो गया, 25 भी, यानी ये जो निकलता जा रहा है। हुआ इसलिए नहीं कि पिछली जितनी भी सरकारें आई हैं सब ने स्वास्थ्य सेवाओं से पल्ला झाड़ा है। स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई है। हालांकि ये दो, मैं ये समझता हूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये किसी भी समाज की उन्नति का आधार है। शिक्षित व्यक्ति समाज की तरक्की करा सकता है, कि स्वस्थ व्यक्ति ही काम कर सकता है, और काम करते हुए वो अपना योगदान समाज के उत्थान में, समाज की तरक्की में डाल सकता है। उस हिसाब से आप देखें कि हमारा जो अभी बजट आया है, 50,65,हजार करोड़ रुपए का बजट है, जो अभी अभी आया है 1 फरवरी को हमारी संसद में। पिछले बजट, पिछले 30 साल के सभी बजट ऐसे ही हैं। उसके मुताबिक बजट में
स्वास्थ्य को 98,311 रुपए दिए गए। ये हमारे बजट का केवल 1.9% बनते। और अगर हम जीडीपी के हिसाब से लें तो ये बहुत कम पैसा, करीब 0.27% हमारी जीडीपी का है। अब क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं भी प्रांतों की आवश्यक है, उत्तरदायित्व है, प्रांतों का भी जोड़ लें। जैसे पंजाब का बजट जो ये जो पिछला था, 2200 रुपया प्रति व्यक्ति उसमें दिया गया, और केंद्रीय बजट में 680-90 के हिसाब से दिया गया। सो 3,000 रुपये, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ, 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति सरकार की तरफ से खर्च किया जाता है। जबकि क्यूबा 25,000 रुपये खर्चता है, इंग्लैंड 1,67,000 से भी ऊपर खर्चता है। स्वास्थ्य का जो बजट है जीडीपी के हिसाब से, अमेरिका 17% करता है, हम 0.27% करते हैं। वो जो अगर अगर हम टोटल लें स्टेट्स का और जो सेंटर का मिला के, हमारा खर्चा 1.8% के करीब है। चीन का 3% के करीब है, श्रीलंका का उससे भी ज्यादा है। सो हमारा जो प्राथमिकता है, स्वास्थ्य उतनी बड़ी प्राथमिकता नहीं है। लोग हमारा आमतौर पे अगर आप समाज में चर्चा करें तो लोगों का यही होता है कि डॉक्टर लूट रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर कई खराब भी होते हैं, सभी तो किसी भी वर्ग में एक नहीं, ये मतलब इकट्ठे नहीं है, ये जो एक जैसे नहीं होते, ठीक नहीं होते। लेकिन आज हमारे देश में 70% से ऊपर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, 70% वो निजी क्षेत्र में है, और अब कॉरपोरेट क्षेत्र में आ रही हैं। जितनी भी एडवांस्ड हेल्थ केयर है वो कॉरपोरेट क्षेत्र में आ रही है। अगर आप गंभीर रूप से बीमार हो जाएं और आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो जाएं, तो आपका 25-30 लाख रुपए का बिल आता है, वो आप नहीं नहीं पे कर पाते। अपनी जायदाद बेचोगे या कर्जा लोगे तो ही अपना इलाज करा पाओगे। और इसमें अगर आप कहोगे मैंने बीमा कराया हुआ, बीमा कितना कराओगे? 5 लाख का, 10 लाख का? उसकी किस्तें कौन देगा? उसकी किस्तें कौन देगा? क्योंकि हमारा सिर्फ खर्चा अस्पताल में दाखिल होने पे नहीं होता है। जो हम ओपीडी केयर में इलाज कराने के लिए जाते हैं, उसमें हमारा खर्चा, कुल स्वास्थ्य पे जो व्यय है, वो 70% उसका हमारा ओपीडी केयर पे होता है किसी भी परिवार का। क्योंकि कोई ना कोई शख्स परिवार का बीमार होता ही है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, सलाह लेता है, दवाई खरीदता है। और दवाई खरीदने पे भी 70% जो स्वास्थ्य में व्यय है, 67% वो दवाइयों की कीमतों पे आता है। तो आप देखिए ना, इतने जो गंभीर स्थिति है कि सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है वो सरकारें, किसी भी सरकार ने नहीं निभाई है। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ, उससे पहले भी जितनी भी सरकारें आई हैं, स्वास्थ्य को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई है। हमारे लगातार ये मांग करने के बावजूद भी शिक्षा और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाया जाए, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार होगा तो सरकारें भाग नहीं सकती हैं उस। अगर अब आप देखिए, अब मैं सीनियर सिटीजन 94% जो हमारी वर्क फोर्स है ना, वो असंगठित क्षेत्र में है। मतलब रिटायर होते हैं तो उनको कोई पेंशन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। वो एकदम रिटायरमेंट के बाद या वैसे काम कर रहे, निजी तो 60 साल से ऊपर हो गए, काम अब होता नहीं है, धीरे धीरे 2-4 साल में वो काम करना बंद कर देते। 70 साल का तक आते तो बहुत बड़ी आबादी हमारी काम कर ही नहीं पाती है। ये एक प्राकृतिक नियम है ना। अब ऐसी स्थिति में जब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, पैसा पास में है नहीं, तो इलाज वो कहां से कराएगा? अगर वो यानी बीमार, फिर कहते हैं जी बीमा करवा लो। अब बीमा सीनियर सिटीजन का मैं अपनी बात करूं, मेरा और मेरी पत्नी का बीमा 80,000 रुपये साल की किस्त है। मतलब 7,000, 6-6.5 हजार रुपये महीने की हम किस्त देते। मैं तो दे लेता हूँ क्योंकि अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, और कुछ सालों में और उम्र बढ़ जाएगी, किस्त बढ़ जाएगी, काम नहीं कर पाऊंगा, तो किस्त कहाँ से दूंगा? चलो मेरी तो एक डॉक्टर तौर पे कुछ बचत भी है, लेकिन आम व्यक्ति की, जैसे मैंने कहा कि 94% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं बचा है, कोई उनके पास सुविधा नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, वो बहुत कठिन परिस्थिति में है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही। अब कुछ स्कीमें हैं सरकार की, जैसे आरएसबीवाई,
और कोई जो स्वास्थ्य सेवाएं जो है सरकार देती है। ये जैसे आयुष्मान भारत, आयुष्मान में 80 करोड़ लोगों को लिया गया है। और अब अच्छी बात है कि उसमें सीनियर सिटीजन को, 70 साल से ऊपर वालों को, सभी को आयुष्मान भारत में लिया गया है। लेकिन आयुष्मान भारत में कुछ शर्तें हैं। 10 शर्तें हैं उनकी। आपके पास मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए, आपके पास मोबाइल फोन नहीं होने चाहिए, आपके पास जो है पक्का घर नहीं होना चाहिए। तो आप उसमें रजिस्टर हो। हालांकि वायलेशन तो होती है इस लॉ की, इसकी, लेकिन है, शर्तें हैं। और उसके अलावा आयुष्मान भारत केवल इंडोर केयर के लिए, अगर आप दाखिल होते हैं ना अस्पताल में, तो आयुष्मान भारत आप पे लागू होती है। उससे पहले ओपीडी केयर में लागू नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि 70% हमारा व्यय स्वास्थ्य सेवाओं पे अस्पताल में दाखिल होने से पहले होता है। दाखिल हम कितनी बारी होते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास हम अक्सर जाते हैं। सो आयुष्मान भारत, सिर्फ 2-3 स्कीमें यहाँ पर जो काफी अच्छी हैं हमारे देश में। एक तो ईएसआई, उसमें जो कर्मचारी हैं उनको उनको जो है ओपीडी केयर भी मिलती है, उनको इंडोर केयर भी मिलती है। वो खर्चा ईएसआई स्कीम में सारा आता है उसका, उ- उसको दिया जाता है। एक स्कीम है फिर सीजीएचएस, जो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनकी गिनती तो बहुत कम है। 94% तो मैंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में है। और संगठित क्षेत्र में फिर प्रांतीय जो सरकारों के अधीन है जो कर्मचारी, वो भी आते हैं। और कुछ जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर कंसर्न्स हैं, वो भी हेल्थ केयर के लिए पैसे देते हैं लोगों को। फिर एक है ईसीएचएस, वो है फौजियों के लिए, जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं। ऐसी 2-3 स्कीमें हैं, लेकिन वो बहुत कम आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं दे दी जा रही हैं। अब इसको ऐसा नहीं है कि दुनिया के देशों में अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार क्या करे, सरकार के पास कहाँ से पैसा आएगा, इतना पैसा कहाँ आएगा। मैंने कहा ना कि क्यूबा जैसा गरीब देश, 25,000 रुपये, ये मेरे पास 3 साल पुराना डाटा है, अब पता नहीं कितना बड़ा ही होगा या कम होगा, मुझे नहीं मालूम। पर कितना फर्क, कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा। 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च करता है क्यूबा। हमारा देश, मैंने आपको बताया कि 3,000 3-4 हजार रुपए के बीच में जो है पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, इसको हम बोलते हैं कि पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग सरकारों की तरफ से, या जो हमारा जनता का पैसा उसमें से कितना खर्च किया जाता है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है ना। सबसे पहले 1936 में सोवियत यूनियन में, जो उस वक्त सोवियत यूनियन था, ये आवाज उठी। सरकारों ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है, और महिला कल्याण, क्योंकि महिला बच्चे के बाद वो काम नहीं कर पाती, उसका कल्याण हमने देखना है। उसके बाद फिर 1946 में इंग्लैंड ने नेशनल हेल्थ सर्विसेज बनाई। अब इंग्लैंड में जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं, वहां पर हर नागरिक रजिस्टर्ड है। अगर आप नहीं होना चाहते, आप प्राइवेट केयर में जा सकते हैं, पर वो इतनी महंगी है कि कोई जाता नहीं है, बहुत कम आबादी जाती है। बाकी सब नेशनल हेल्थ सर्विसेज में रजिस्टर्ड हैं। और वहां पर आपकी आमदनी कितनी है, उसके हिसाब से कुछ पैसा कटता है प्रति वर्ष। लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं सबको बराबर मिलती हैं। मतलब सरकार ने ये जिम्मेवारी, अब यूरोप के बहुत सारे देशों में ऐसा है कि जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं सरकारें लोगों को दे रही हैं। हमारे देश में भी इसको लेने की जरूरत है। आप कहते हैं जी हमारी आबादी बहुत है। आबादी आबादी को नहीं देखते हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं। प्रति किलोमीटर वर्ग में कितने लोग रहते हैं। हमारे से जैसे हमारी जो है 400 के करीब है, इंग्लैंड की 300-350 के करीब है। क्योंकि इंग्लैंड की आबादी तो है 5-6 करोड़, लेकिन देश तो छोटा सा ही है ना, आबादी उनका इलाका बहुत कम है। ऐसी जापान की। तो मतलब है कि प्रति, अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी लें, तो बहुत सारे देश जो हैं उस में आते हैं, लेकिन वो दे रहे हैं लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं। हमारा जो स्वास्थ्य पे व्यय है ना, नीचे के जो दुनिया के, कल ही मैंने ये सारा डाटा देखा, नीचे के जो दुनिया के 20 कम से कम खर्चा करने वाले मुल्क हैं, जैसे रवांडा, लुवांडा, ये क्या है, घाना वाना, ये छोटे छोटे देश, उस स्तर पे हैं। नीचे के 20 में, हम पहले 10 में थे, अब कह रहे हैं 20 में। या तो वो लोग कम खर्चा कर लेंगे, यहाँ यहाँ हमारा बढ़ गया है। तो 20 मुल्कों में आते हैं। और ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, सबसे कम हम व्यय करते हैं। ब्राजील जैसे देश हमसे 6-7 गुना ज्यादा पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग पे करते हैं। सो इसलिए
स्वास्थ्य जो है ये एक हर एक व्यक्ति का कंसर्न है। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने स्वास्थ्य के बारे में जिसको सरोकार नहीं है। हर एक को होता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें। हर एक को होता है। खासतौर पे जब बच्चों की बारी आती है तो सब लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न होता है। अभी जैसे मैंने कहा कि तीसरा हिस्सा जो कुपोषित है दुनिया में वो भारत में। इस स्थिति में अब दुनिया भर में अगर हम लें तो इसके हल क्या है? सरकारें दुनिया भर में जो है स्वास्थ्य पे व्यय दुनिया भर में हटके का अकेले भारत की स्थिति नहीं है, हथियारों की दौड़ पे लग रहा है। अब हथियार मारने के लिए है, स्वास्थ्य सेवाएं आपको जिंदा रखने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए। दोनों में इतना फर्क है। इसीलिए मैंने आज के विषय में कहा कि फोकस ऑन हेल्थ, नॉट ऑन वॉर। पिछले साल दुनिया ने आर्म्स रेस पे 2240 बिलियन डॉलर खर्च किए। 2240 बिलियन, इसको रुपए में जोड़ लें, जिसमें से 82.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर परमाणु हथियारों पे तो खर्च किए गए। अब हमें मालूम है कि परमाणु हथियार कितने घातक है, पर हम फिर भी उनको बनाए जा रहे हैं। अगर इस खर्चे को हटाया जाए, कम किया जाए। अब जो अभी अभी पैंडेमिक हुआ है, अभी अभी तो हुआ है, 2 साल पहले ही पैंडेमिक गया यहाँ से, कोविड का। तब ये था भी दुनिया अब जागेगी, समझेगी कि बीमारियों से बचाने के लिए हमें हमें धन सुरक्षित करना है। वैसी संधियां करनी है कि वो जो पैंडेमिक जैसी, जैसे कोविड का पैंडेमिक और पैंडेमिक ना अगर आए भी तो उसको कैसे हल किया जाए। पहले से ही एक कॉन्टिजेंसी प्लान होनी चाहिए जिसमें कि पैसा रखा होना चाहिए जो कुछ लगाए। लेकिन व्यय उधर नहीं जा रहा है दुनिया का। दुनिया फिर वही एक दूसरे पे कब्जे की दौड़ में लग गई है। और 2240 बिलियन, जैसे मैंने कहा कि पिछले साल खर्च किए हैं, और पिछले साल जो खर्चा किया गया परमाणु हथियारों पे वो उस ज्यादा किया गया। इसको अगर हम लें तो ये 3000 अमेरिकन डॉलर प्रति सेकंड खर्चा है दुनिया का। अगर इसको हटाया जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा पे लगाया जाए, तो डेटा है उसके बारे में कि हम कैसे शिक्षा लोगों में बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक कर सकते हैं, और जो हमारी तनख्वाहें उसमें से निकल सकती हैं। क्योंकि वरना हमारे पास युद्ध का तो अभ्यास जो है पिछला जो अनुभव बहुत है। कितने लोग मरते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में 6 करोड़ लोग मरे। उसमें 1.5 करोड़ लोग तो फौजी थे, सैनिक थे। 4.5 करोड़ लोग गैर फौजी थे, नागरिक थे। आज भी जितने भी युद्ध हैं, 90% जो लोग मरते हैं वो गैर सैनिक मरते हैं, गैर सैनिक मरते हैं। जैसे अभी ये जो रवांडा का, जो 1994 में शायद रवांडा में कत्लेआम हुआ था, उसमें 100 दिन के अंदर अंदर 8 लाख लोग मारे गए, आपसी आपसी झगड़ों में। आपसी झगड़ों में। और युद्ध के में अंत में कोई नहीं जीतता, कोई नहीं, मानवता ही समाप्त होती है। सबसे ज्यादा जो युद्ध की स्थिति में नुकसान होता है या दुर्व्यवहार होता है वो महिलाओं से और बच्चों से होता है। जैसे अभी यूक्रेन से 80 लाख के करीब लोग दूसरे मुल्कों में चले गए हैं, जो लड़ाई हो रही है वहां पे। 80 लाख में बहुत सारी महिलाएं और बच्चे। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ काम नहीं मिलता, दूसरे मुल्क कितने को संभालेंगे यूक्रेन के नागरिकों को। काम नहीं मिलता तो फिर महिलाओं से दुर्व्यवहार होता है, बच्चों से भी दुर्व्यवहार हो रहा है, बुरे किस्म के व्यवहार होता है। सो ये जो है, इसको रोकने के लिए युद्ध का अंत होना, युद्ध ना होना, ऐसी स्थिति के लिए एक डॉक्टर के तौर पर मैं कहता हूँ ये मेरा फर्ज है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, किसी को कोई घाव होता है, चोट लगती है, लड़ता है, तो वो डॉक्टर के पास ही आता है ये इलाज के लिए।
तो एक डॉक्टर को संवेदनशील होना चाहिए भी ऐसी स्थिति हमारी संस्था का जो ये आप कहेंगे कि जो फाउंडेशन है वो इसी बात पे हुई। दो कार्डियोलॉजिस्ट, एक अमेरिका के बर्नर्ड लॉवेन और सोवियत यूनियन के शेजो, डॉक्टर येवगेनी शेजो, ये दो कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरनेशनली फेम्ड कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये जो काफी खोजबीन की हुए हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे थे। तो उन्होंने कहा भी हम मेडिकल साइंस में तो तरक्की की बात करते हैं, लेकिन इतने भयानक हथियार हैं, उनको समाप्त करना चाहिए ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, लोग बीमार ना हो और बिन बुलाए उनकी मृत्यु ना हो। इस तरह से क्यों मरना चाहिए कोई। तो फिर उसमें उन्होंने जो संस्था बनाई, इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर, और हमारे काम की वजह से नोबेल पीस प्राइज मिला 1985 में, और फिर आईकैन के थ्रू 2017 में दो बार नोबेल पीस। अब जो ये प्रश्न करते हैं लोग कि आपको मिला कि आप इतनी देर से काम कर रहे हो, कहाँ परमाणु हथियार खत्म हुए? कम हुए। एक एक मैं आपको डाटा दूंगा कि 1980 के दशक में 80,000 के करीब परमाणु हथियार थे, 1960 और 80 के बीच में। बढ़ते रहे बढ़ते रहे। 1980 के बाद ये कम हुए हैं। काफी संधियां हुई हैं क्योंकि सामाजिक दबाव था। इसलिए समाज का किसी भी काम में हिस्सेदारी से दबाव पड़ते हैं सरकारों पे। सामाजिक दबाव से आके आज करीब 13,000 के करीब परमाणु हथियार हैं। 80,000 से 13,000 पे आए हैं, पर वो अपने आप नहीं आए हैं। लाखों लोगों ने इसके बारे में आवाज उठाई है। लाखों लोगों के प्रदर्शन हुए, हमारे देश में भी हुए हैं, यूरोप में भी हुए हैं, जर्मनी में हुए हैं, इंग्लैंड में हुए हैं, जगह जगह पे प्रदर्शन हुए हैं। तो ही ये आवाज इतनी उठी है कि ये हथियार कम हुए हैं। पर आज भी जितने हैं हथियार है, हमारा जो अध्ययन है संस्था का, कि अगर भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हो जाए, एक हाइपोथेटिकल स्टडी है ये, पर इट इज अनचैलेंज्ड क्योंकि उसका एविडेंस बेस्ड स्टडी है। तो 2 बिलियन लोग, मतलब दुनिया की आबादी का चौथा हिस्सा, मृत्यु के कगार पे आ जाएगी। सिर्फ भारत और पाकिस्तान, और अगर कहीं अमेरिका और रूस के बीच में परमाणु एक्सचेंज हो जाए, जिसका कि खतरा अभी पीछे ही हुआ, पुतिन ने भी किया है और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने भी किया है। तो मेरे ऐसी स्थिति में अगर ये परमाणु हथियार हुए तो दुनिया में, ये अध्ययन है जो कि लेटेस्ट अध्ययन है पिछले साल का, लिली शिया वगैरह साइंटिस्ट ने किया है, कि क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो जाएगा जिससे कम से कम 6 अरब लोग, मतलब दुनिया की आबादी का 3/4 हिस्सा मर जाएगा। और जो बचेंगे उनकी भी हालत दयनीय होगी। धीरे धीरे वो, कि जो आधुनिक सभ्यता मनुष्य जाति ने पिछले 60,000 का जो हमारा इतिहास है होमोसैपियन का, जो हमने बनाई है, ये लगभग समाप्त जैसी हो जाएगी। बहुत ही भयावह इसकी स्थिति होगी। इसलिए हम ये बात करते हैं कि इसके बारे में सबको संवेदनशील होना। ये ठीक है बात कि लोग सोचते नहीं हैं। लोग कहते ले, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसी ये यानी बातें हैं। बातें नहीं हैं। आज गाजा में 50,000 बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग मरे हैं। सरकारी आंक, ये उनके हेल्थ डिपार्टमेंट का आंकड़ा है। और लैंसेट की स्टडी कहती है कि 1 लाख से ऊपर मृत्यु हुई है। कहीं भी हो सकते हैं, कभी भी हालात ये जो खराब हो सकते हैं। कहीं अफ्रीका में भूखमरी से कितने लोग मर रहे हैं, आपसी लड़ाइयों से। कितने मुल्क, सूडान में, सोमालिया, इथियोपिया, ये जो रवांडा, ये कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं। और हमारे क्षेत्र में युद्ध नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना, हो सकता है। एशिया में 9 जो है परमाणु हथियार संपन्न मुल्क हैं, उसमें से 5 देश एशिया में हैं, और 3 तो हम पड़ोसी हैं, चीन, भारत और पाकिस्तान। अगर चीन हथियार बनाएगा तो भारत को बनाने पड़ेंगे, भारत बनाएगा तो पाकिस्तान को बनाने पड़ेंगे। तो हथियारों की दौड़ तो चल रही है ना। इसलिए एक सामूहिक प्रयत्न की जरूरत है। ये केवल भारत की जिम्मेवारी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयत्न की जरूरत है। अब ये है कि एक व्यक्ति क्या कर, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। एक व्यक्ति आवाज उठाए तो वो, रविंद्रनाथ टैगोर का है, एकला चलो रे, बड़ा मशहूर उनका एक है कथन।
कि एकला चलो रे, एक व्यक्ति से हम शुरू होते हैं, फिर हम एक लश्कर बनता है, कितने लोग, विचार तो फैलते जाते हैं ना, विचार रुकते नहीं है, फिर विचार फैलते जाते हैं। इसलिए ये जो है विषय, मैं समझता हूँ कि आज हथियारों की दौड़ की वजह से, अब अगर आप परमाणु हथियारों के बारे में नहीं सोचते, अगर आप युद्ध के बारे में नहीं भी सोचते, तो जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के बारे में तो सोचते हैं ना। और युद्ध के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, हथियार बन रहे हैं इतने, उसका क्लाइमेट चेंज पे बहुत भयंकर प्रभाव पड़ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, कभी सुनामी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। अमेरिका जैसे देश में जहाँ वो था, वो जो अभी आग लगी है लॉस एंजलिस के उस वहां पर, जहाँ इनका वो हॉलीवुड है, वहाँ कितने, कितना एकड़ जो है उनके जंगल जल गए, कितने लोग मर गए, कितने मकान जल गए। जो अपने आप को बड़े सिक्योर मुल्क समझता है, वहाँ भी क्लाइमेट चेंज इफेक्ट किया ना। अब हमारे यहाँ तो, जब अभी देखो इस साल में उत्तर भारत में सर्दी नहीं पड़ी है, खास सर्दी नहीं पड़ी है। अब गर्मी कितनी होगी पता नहीं। ये भी आ गया कि जनवरी, अब तक का जनवरी जो है सबसे गर्म रहा है इतिहास में। तो इस तरह जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसका सारा जीव प्रणाली पे प्रभाव पड़ता है। मनुष्य तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसमें फंस जाता है, फिर भी कहने, प्रकृति से हम लड़ नहीं सकते हैं। प्रकृति, गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति में आपको देने के लिए बहुत कुछ है, पर आपके लालच को पूरे करने के लिए प्रकृति में नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी संस्था, ये जो एक रेगुलर सीरीज करती है अलग अलग विषयों पे, मुझे आज इस विषय पे आने के लिए मौका दिया। और मैं समझता हूँ कि ये स्पिरिचुअल, जब आप अपने आप को कहते हैं, तो स्पिरिचुअल का मतलब कोई ये नहीं होता कि आप कोई डिवाइन पावर पे विश्वास करें या ना करें। जो बिलीवर नहीं है वो भी स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअल का भाव है कि आप संवेदनशील हैं, आप में एम्पैथी है, दूसरों के प्रति हमदर्दी है, आप दूसरों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। लाइफ में सफरिंग क्या है, डेथ क्या है, इसके बारे में सोचना एक स्पिरिचुअलिटी है। लोगों से मिलना, लोगों से प्यार करना, हार्मोनी बना के रखना समाज में, ये है हमारे आजकल आधुनिक जो स्पिरिचुअलिटी है। और मैं एक मिसाल देके अपनी बात को धीरे धीरे समाप्त करूंगा, जाऊंगा कि कोई भी जो विचार है ना, वो अपने आप नहीं आते हैं। कुछ घटनाएं होती हैं जो कि हमें ऐसे विचारों को उत्पन्न करती हैं। जैसे रेड क्रॉस मूवमेंट 1863 में शुरू हुई, और वो शुरू की हेनरी डुनान, जो कि डॉक्टर नहीं थे। हेनरी डुनान एक स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन है। वो दुनिया में जाते रहते थे और देखते थे कि यूरोप में बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बड़े लोग मर रहे हैं। तो हेनरी डुनान ने कहा भी ऐसा काम करना चाहिए कि लोगों को, अ, युद्ध तो मैं नहीं रोक पाता हूँ, लेकिन युद्ध की स्थिति में मैं स्वास्थ्य सेवाओं तो दे सकता हूँ ना लोगों को, कोई भी है, चाहे दुश्मन का है चाहे हमारा है। रेड क्रॉस मूवमेंट का जो है कि उसमें इम्पार्शलिटी है, न्यूट्रलिटी है, वॉलेंट्री सर्विस है, यूनिवर्सलिटी है, जो हम दुनिया के बारे में सोचती है रेड क्रॉस मूवमेंट, इसलिए सब जगह इसको तरजीह दी गई। और जो हमारे अपने इतिहास में पंजाब में, गगन तो जानते हैं कि यहाँ पर भाई कन्हैया जी एक व्यक्ति हुए हैं। जब यहाँ मुगलों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, तो कन्हैया नाम का एक व्यक्ति, जैसे मतलब पहले था ना कि शाम को युद्ध बंद हो जाता था अंधेरा होने से पहले, फिर अगले दिन फिर लड़ाइयाँ शुरू हुआ, तो वो शाम को मशकों में लेके पानी पिलाते थे घायलों को, चाहे वो अपनी तरफ के हों चाहे वो दुश्मन के हों। तो कुछ लोगों ने जाके गुरु गोविंद सिंह से शिकायत की, ये जो कन्हैया है ये तो दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं। तो गुरु जी ने उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो हर एक व्यक्ति व्यक्ति है, कोई घायल है कोई भी हो, मैं उसको मरता नहीं देख सकता, मैं कम से और कुछ नहीं कर सकता, तो पानी तो पिला ही सकता हूँ ना। तो उन्होंने गुरु जो मतलब उसकी बहुत जो है, ये जो ये प्रशंसा की गुरु जी ने कि तुम्हारे में इतना ज्यादा इंसानियत का भाव है, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। इसलिए आज पंजाब में खासतौर पर सिख इतिहास में भाई कन्हैया जी की बहुत बड़ी
महिमा है। सो मैं ये कहूँगा अपनी बात को समाप्त करने से पहले कि हम करें क्या। पहली बात तो हम संवेदनशील होने चाहिए समाज से जुड़े हर विषय के बारे में। समाज में हालात ऐसे बनते हैं कि हम अपने बारे में ही सोचने लग जाते हैं। जब मार्केट इकॉनमी आती है, कॉरपोरेट कल्चर आता है, तो अपने बारे में ही सोचते हैं। दूसरे के प्रति एम्पैथी, उसके प्रति प्यार मोहब्बत वो थोड़ा कम होता है। फिर उससे समाज में जो हारमोनी है वो कम होती है। इसलिए हमें जो है हारमोनी को बनाने के लिए सिर्फ अपने से बाहर निकलना पड़ेगा। सामाजिक प्राणी बनना पड़ेगा, जो कि इंसान है तो सामाजिक प्राणी ही। पर ये सामाजिकता जो है, समाज से जुड़ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बात कर, अगर मैं निजी भी बात करूं कि जैसे अल्जीमर है, डिमेंशिया है, ये हो किसी को भी सकता है। पर किसको ज्यादा होता है? जो लोग इंटरकनेक्टेड नहीं रहते, जो लोग दूसरों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, जो अपने आप में ही घुले मिले रहते हैं। इसलिए समाज में जाइए, समाज में मिलिए, लोगों से बातें करिए, और नई नई चीज सीखने की एक दूसरे से चेष्टा करिए। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये भी मैं लेक्चर नहीं आया, मैं वार्तालाप करने आया हूँ। जी। मैं वार्तालाप चाहता हूँ कि वार्तालाप होना चाहिए समाज में लगातार। कोई एक व्यक्ति नहीं भी मैं ही ठीक हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसलिए जो मैं कहूँ, अगर आप सहमत नहीं है तो अपनी बात उसमें कहें। कि अभी गगनप्रीत ने लिखा कि सेंसिटिविटी एंड कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, यही है संवेदनशीलता। यही मैं समझता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है, जो आपकी संस्था प्रचारती है, बहुत अच्छा है। इसलिए शांति के बारे में सोचे, शांति के लिए संगठित हो, पीस के लिए संगठित हो, क्योंकि पीस से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर मेरे आसपास माहौल ठीक है तो मेरे मन में भी शांति है। मेरे मन में शांति हो और आसपास कुछ भी ठीक ना तो नहीं हो सकता। अभी मैं कह रहा था कि जैसे गाजा में 50,000 लोग मर गए, उनको कहां से शांति मिलेगी? उनको तो पहले माहौल चाहिए शांति का ना। शांति का माहौल तो हमें प्रदान करने के लिए सामाजिक तौर पे बोलना पड़ेगा, बात को उठाना पड़ेगा, समाज में ले जाना पड़ेगा। और उसमें से ही मेरे मन की शांति निकलेगी। मेरे मन की शांति होगी, मैं दूसरों से भी मोहब्बत करूंगा, प्यार करूंगा। ये जो कल्चर है कि अब ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं दुनिया में कब्जा ही कर लूंगा, गाजा पे भी कब्जा करूंगा, पनामा कनाल पे भी कब्जा करूंगा, मैक्सिको के गल्फ पे भी करूंगा, ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा, गाजा से सबको वहां से निकाल के दूसरे देशों में फेंक दूंगा, तो शांति नहीं रहने वाली है। इसलिए एक सामाजिक आंदोलनों की आवश्यकता है। सामाजिक समाज में शांति के लिए सोचें, संगठित हों, और अपने संगठन की बातों को प्रचारें, डेमोन्स्ट्रेट फॉर पीस। और एक अंत में मैं कहूंगा, नेवर विस्पर इन द प्रेजेंस ऑफ रॉन्ग। जब कोई गलत बात हो तो वहां पर खुसफुसाइए नहीं, बोलिए कि ये बात गलत है। जो भी कोई गलत है उसके बारे में, दी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बुक एंड नोट्स बड़ा अच्छा, ये जिसने भी लगाया है, बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि हमें ये बहुत एक विषय बहुत बड़ा है। आधे घंटे पौने घंटे में बात सारी नहीं की जा सकती। दवाइयों के बारे में, कीमतों के बारे में तो कुछ बात भी नहीं की है, वो अपने आप में ही 1 घंटे का विषय है कि दवाइयों की कीमतें कैसे हों ताकि लोग स्वस्थ रहें। दुनिया में और भी युद्ध की स्थिति क्या है, क्या होनी चाहिए। तो मैंने एक मोटा मोटा अपनी बात कहने की चेष्टा की है। मेरी जो समझ है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेरी जो समझ है विश्व शांति के बारे में, मेरी जो समझ है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी कैसे हो और कैसे दी जा सकती है, केवल एक शिक्षित और स्वस्थ समाज ही। अब लोग ये कहते हैं कि हमारे देश की आबादी की समस्या बहुत बड़ी, महज में तो है। अब आबादी किसकी ज्यादा है? आबादी उसकी ज्यादा है जो शिक्षित नहीं है। आबादी उसकी ज्यादा है जो आर्थिक तौर पे कमजोर है। बीमारी किसमें ज्यादा है? जो कुपोषित है। और जो एक जो व्यक्ति कुपोषित क्यों है? क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो खरीद पाए अच्छी खुराक। तो ये सब इंटरकनेक्टेड बातें हैं।
उसको तो शांति मन की तभी मिलेगी अगर उसके पेट में पौष्टिक आहार होगा। एक मजदूर 8-10 घंटे काम करके, सिर पे भार ढो के जब अपने घर पहुंचता है, थोड़ा थोड़ा सामान लेके, पाइया पाइया, एक पाव वो ले लिया, एक पाव वो ले लिया, रात को काम करके फिर अपने दिन का भी खाना बना के फिर वहीं काम पे वापस आ जाता है, 7 दिन काम करता है। ये जो मजदूर है, लेकिन पौष्टिकता नहीं है उसके लिए, उसका स्वास्थ्य का क्या होगा? सो ये सभी बातें हमें समाज में संवेदनशील होके जोड़नी चाहिए। मैं इतना ही कहते हुए, समय 12 बज गए, मैं समझता हूँ कि मेरा समय अब समाप्त हुआ। आप सबसे मैंने बात की है। कोई भी प्रश्न मेरी बातों से अगर अगर किसी के मन में भी हो, मैं जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। तो सर आपने बहुत अच्छा बोला कि हमें इम्पैथेटिक होना चाहिए, और अंडर प्रिविलेज जो हैं उनको बैलेंस न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। यह बात तो और भी ढंग से आई है सोशल हेल्थ। लेकिन सर यहाँ पे जहाँ पे न्यूट्रिशन नीड्स की जब बात हो रही है, तो लाइफ स्टाइल मेडिसिन ऐसा भी कह रहा है कि जो हमारे न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन को होल फूड प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन पर शिफ्ट होने की आवश्यकता है। जो लाइफ स्टाइल मेडिसिन है वो उसका मतलब ईट लैंसेट कमीशन, इनफैक्ट वह भी सस्टेनेबल डाइट जो है वो हाँ, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में बोलता है। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? ये बात आपकी ठीक है। जो डाइट, जो हमारी खुराक दुनिया में बड़ी जो हुई है ना पैदा, किसने क्या खुराक खाई है, कैसे हमारे खाने की आदतें बनी है, जी। इसके इन्वायरमेंटल कारण आप लीजिए। हमारे आसपास क्या, जैसे हमारे देश में एग्रीकल्चर बहुत है, इसलिए हमारे यहाँ पर धीरे धीरे इतिहास में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारे जो वेजिटेरियन डाइट की आदतें बनी लोगों की। लेकिन कई देशों में जैसे यूरोप है, बर्फ पड़ती रहती है, तो वहाँ पर वेजिटेशन है ही नहीं। फिर वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी खाने की आदतें बनी है। अब दुनिया जैसे मिलजुल रही है ना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहे हैं, किस खुराक का क्या महत्व है, वो भी मिश्रित हो रहा है। ये ठीक है कि प्लांट डाइट अगर हम खाते हैं तो वातावरण पे जो बोझ पड़ता है एनिमल डाइट खाने से, वो कम होता है। वो कम होता है, पर ये फूड हैबिट्स को बदलना उसके आसपास की स्थिति पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और वैसे मैं समझता हूँ कि प्लांट डाइट इज गुड, होनी चाहिए। पर इंसान ने शुरू में, जब इंसान आया तो शिकार करके ही अपना जीवन आगे बढ़ाया है, ये भी एक तथ्य है। प्लांट तो बाद में है, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर बहुत बाद में आई है। एग्रीकल्चर ये भी एक तथ्य है कि महिलाओं ने विकसित की है। पुरुष जाते थे शिकार करके लेके आते थे, और महिला अपने बच्चों को घर में पाल रही है। जो महिलाओं के बच्चे नहीं है वो भी शिकार में साथ जाती थी। ये जो हमारा पुरातन इतिहास की बात कर रहा हूँ। फिर वो शिकार, तो पहला मनुष्य तो कच्चे शिकार ही खाता था ना, जैसे बाकी पशु खाते हैं। तो धीरे धीरे महिलाएं जो घर में रहती उन्होंने एग्रीकल्चर का विकास किया, खेती बाड़ी का विकास किया, और वो प्रचलित हुआ। प्लांट बेस्ड डाइट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको हम जो है देखना पड़ेगा किस संदर्भ में, किस जगह पे ये जो डाइट ऐसे बन रही है, वो एक विषय है, चर्चा का विषय है। जी। तो जो ईट लैंसेट कमीशन का सस्टेनेबल डाइट है, हम्म। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट मेनली, तो हाँ जी, वो हाँ। अभी मतलब इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ। नहीं नहीं, ईट लैंसेट का जो है ना, उसने एक इंडियन डाइट चार्ट भी दिया है, क्योंकि हमारे वेजिटेरियन डाइट ज्यादा है। इंडियंस आर मोर, बेसिकली जो मांसाहारी भी है वो बेसिकली वेजिटेरियन ही है। वेजिटेरियन है। मांस का सेवन तो भारत में तो बहुत कम है, लेकिन हालांकि 65% लोग मांसाहारी हैं। पर वो तीनों टाइम मांस नहीं खाते हैं जैसे यूरोपियन या अरब वगैरह इन मुल्कों में खाते हैं। हमारे यहाँ पर ईट लैंसेट जो डाइट है वो इट्स गुड कॉन्सेप्ट। मैं सोचता हूँ कि हमें धीरे धीरे प्लांट डाइट को बढ़ाना चाहिए। और उससे क्या है कि इन्वायरमेंटल लोड 36% कम होता है अगर हम प्लांट डाइट यानी खाते हैं। वो प्लांट डाइट खाने से इन्वा जो पशु है वो अपने खुराक के लिए प्लांट्स को खाएगा। जो जो शाकाहारी पशु हैं, जो मांसाहारी हैं वो तो दूसरों का मांस ही खाते हैं।
जो ये एक इन्वायरमेंट में बैलेंस बना हुआ है। अब मनुष्य उस बैलेंस में अपनी कैसे हिस्सेदारी डाले, प्लांट डाइट खाने से वो इन्वायरमेंट पे लोड को हम कम करते हैं, ये मैं समझता हूँ। तो ईट लैंसेट का कॉन्सेप्ट जो सस्टेनेबल डाइट का जो आपने बताया, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, मैं तो उससे असहमत नहीं हूं मैं। ठीक है सर। तो डॉक्टर गगन, आपको कुछ कहना है? बस सर का लेक्चर हमेशा की तरह एक नया रंग लेके आया हमारे लिए। एक नई एंगल से हम आते हैं। हम लोग गवर्नमेंट, सोशल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों के ऊपर बात करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है जहाँ पे हम होलिस्टिक को नए एंगल में भी देखते हैं, ना कि सिर्फ हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही देखते हैं। और मैं खुशकिस्मती है कि सर हमें गाइड करने को लिए आते हैं, हमें हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हैं। तो क्वेश्चन सर जब बोलते हैं मेरे पास, मैं क्वेश्चन तो नहीं, मैथमेटिक्स ही होता हूँ हमेशा। तो ऑडियंस ही पूछ सकती है क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन पूछना हो तो। हम ऑडियंस से पूछने से पहले मैं एक बार फिर से थोड़ा पूछना चाहूँगा कि सर ने तो इसे बताया है थोड़ा कि हमें एम्पैथेटिक हो हम, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, हो ना। लेकिन जो तो गवर्नमेंट का अप्रोच है, हम गवर्नमेंट पे इनडायरेक्ट हम प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। हम्म। पर हम अपने नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में हम क्या क्या कर सकते हैं बिसाइड, हाँ, मतलब कि कम्युनिटी वर्क के लिए जाना, नीड्स के प्रति सेंसिटिव होना। तो हाउ टू बी सेंसिटिव टू द नीड्स, इस पर थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा सर से। पर्सनल नहीं, नीड्स। नीट के प्रति सेंसिटिव होना कैसे होए, वो तो जब आप समाज में इंटरेक्ट करते हैं ना। जी। अगर आप अपने आप में ही रहते हैं, सामाजिक संस्थाओं में जाते नहीं, मिलते नहीं, तो आप सेंसिटिव नहीं हो सकते। घर बैठे सेंसिटिव नहीं हो सकते। हाँ। सेंसिटिव होने के लिए आपको समाज में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि 94% आबादी हमारी असंगठित क्षेत्र में है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। इस तरीके के जो लोग हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तो हमें पता लगता है कि उनकी हालत क्या है। जी। तभी मुझे इस हमारे में पर, मुझे सेंसिटिविटी आपकी आएगी ना बात पे अपने। सर वो गांधी जी के जो गुरु हुए, उनको उनका एडवाइस याद आ रहा है कि दुनिया, अगर तुम काम करना चाहते हो देश के लिए, तो तुम्हें देश पैदल घूमना और देखना होगा। तो तुम समझ पाओगे कि हाँ, लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और कैसे उनके लिए तुम काम कर सकते हो। तो आपने ठीक कहा ट्रैवलिंग। कि गांधी जी ने चंपारण से ही जाके सीखा ना। हाँ। चंपारण में गए तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जी। गांधी जी ने कोई, जैसे महात्मा बुद्ध ने भी इतने साल तपस्या के बाद में कहा कि नहीं, तपस्या में कुछ नहीं है, अब जाइए लोगों में। उनका भी ऐसा ही संदेश है ना, सिद्धांत बनाए उन्होंने। उन्होंने भी किसी डिवाइन पावर की एग्जिस्टेंस में बुद्ध नहीं मानते उनको। हाँ। लेकिन गांधी जी ने जो है लोगों में जाके जो काम किया, उससे उनको ज्ञान हुआ। तो लोगों में जाएंगे तो ही हमें हमें ज्ञान होगा, तो ही हमें पता लगता है। ये बात तो आपने बिल्कुल कही ट्रैवल है। करना अच्छा है, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के लोगों से मिलना, डिफरेंट बिल्कुल। माइंडसेट के लोगों से मिलना ना, हम्म। टू नो कि हमारी सोसाइटी के एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है और उनको हम क्या कर सकते हैं। मतलब सोशल हेल्थ के प्रति बेसिकली हमें जागरूक होना। हम सोशल बिल्कुल। हेल्थ के लिए जागरूक तो बिल्कुल भी नहीं है ना। हम्म। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। लिखना चाहिए हम, मैं तो अब लिखता रहता हूँ, गगन भी करते रहते हैं काम, इनका तो सब्जेक्ट ही यही है। हाँ, कम्युनिटी तो ये तो हेल्थ। पब्लिक में जाते ही हैं। इनको मैं कहूँगा रिटायरमेंट के बाद भी जारी रखेंगे, अब तो सरकारी नौकरी नहीं। वो भी है। वैसे डॉक्टर रिटायर नहीं होता, रिटायर हो क्या? जाता क्या होता है। है सर? रिटायर, दोबारा टायर लगा देता ओके। वाह। है। तो ओके। अगर ठीक है, तो अगर हमारा ऑडियंस में से कोई कुछ अगर पूछना चाहे, कहना चाहे, तो बात कर सकते हैं। एनीवन, एनी इनपुट फ्रॉम एनीवन? प्रीतम कल्याणकर गोवा से हैं। प्रीतम जी बोलिए। आत्मवंदन सभी को। बहुत अच्छा टॉपिक है, और डॉक्टर जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, और मैं समझ रहा हूँ जब जितना हो सके। और ये भी
क्या बोलते हैं, यही मोड़ है कि अभी हमें लोगों को चेंज होना है, सोसाइटी को चेंज होना है। इस पे सोच के हमें सोच के और डेली हमें कुछ चेंजेस अपनी रूटीन में लेके आना है, तो यही अभी समय है। और वो करके ही हमें आगे जाना है, तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए और फुल ह्यूमैनिटी के बारे में। बिल्कुल ठीक है। प्रीतम थैंक यू। कल्याणकर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल ठीक है। कल्चर के फील्ड में ही खोजबीन करने वाली टीम में है। एक प्राण है, जैसे ना ये हमारे सिख फिलॉसफी में है, जब कोई रोज सुबह उठ के एक वाक लेते हैं, गगन बता देंगे वाक का मतलब क्या होता है। एक प्रण लेते हैं हुक्मनामा। अपने, हुक्मनामा है वो यानी गुरु ग्रंथ साहब से। उसको आप दूसरे एंगल से लें कि एक प्रण हमें रोज लेना चाहिए, कुछ ना कुछ हाँ विचार बनाना चाहिए कि हमें क्या करना है, आज अच्छा क्या करना है, बुरा तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ। तो अच्छा ये करना। एक तो मैं सभी लोगों को बुक्स पढ़ने के लिए बोलता रहता हूँ कि लर्न टू रीड बुक्स। जो दुनिया में हो रहा है हम उसके हम्म बारे में बहुत कम जानते हैं। तो लाइफ हम्म। स्टाइल एज मेडिसिन, मैं डॉक्टर अरुण मित्रा सर को भी रिकमेंड करूंगा कि काइंडली हैव ए लुक ऑन दिस बुक। इट्स बिल्कुल। अवेलेबल ऑन अमेजन। अगर आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा। हाँ जी। पब्लिशर ने इसके लाइफ स्टाइल एज मेडिसिन के जो पब्लिशर हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफ स्टाइल मेडिसिन एंड सीएमसी वेल्लोर। तो अच्छा। इन्होंने बुक्स को इस लाइफ स्टाइल के कंसेप्ट्स को वाइडली स्प्रेड करने के लिए इसका जो पीडीएफ है वो ओपन एक्सेस मूवमेंट के अंदर फ्री में अवेलेबल कराया है कि एनीवन कैन रीड दिस कंटेंट। तो इसका कोई लिंक भेज देना, हाँ पीडीएफ भी देख लेंगे और मंगवा भी सकता हूँ मैं हाँ। इससे तो। तो इस लाइफ स्टाइल एंड मेडिसिन स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे हम लोग जो स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें लाइफ स्टाइल एज मेडिसिन कंसेप्ट जो है ये काफी नजदीक आता है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यह भी ओवरलैप हम्म, करता है सिग्निफिकेंटली। कि हम अपने कम्युनिटी हेल्थ के लिए भी कंसर्न हो। हम थोड़े इसे अपनी कम्युनिटी में घुले मिले जाएं। सिर्फ मतलब फेस्टिवल के टाइम पे या कोई भी सोशल इवेंट है उसमें हम जाएं, मिलें और समझें। अ, अ, जी तो और जो टेलोमियर इफेक्ट की मैं अभी जस्ट जिक्र कर रहा हूँ, तो ये टेलोमेयर इफेक्ट में नोबेल लॉरेट एलिजाबेथ ब्लैकबर्न की फाइंडिंग्स को उन्होंने शेयर किया है कि जब हम कम्युनिटी वर्क के लिए वॉलंटियर करते हैं इसका भी प्रभाव हमारे टीलोमियर एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम पर पड़ता है और वो लंबा होता है। जी ये जी जी, एंटी ठीक बात एजिंग है। है। वॉलंटियरिंग हाँ। फॉर कम्युनिटी इज ए एंटी एजिंग। यस। तो ये लाइफ स्टाइल एंड मेडिसिन पढ़ने के बाद टेलोमियर इफेक्ट भी गुड बुक जो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल मेडिसिन जो है यह तो काफी ठीक है। साइंटिफिक है। लाइफ और स्टाइल एज ए मेडिसिन। हाँ, और काफी मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ को बहुत अच्छे ढंग से इसने वो समराइज किया है, कंबाइन किया है। और एज ए स्पिरिचुअल डॉक्टर मेरा तो इंटरेस्ट स्पिरिचुअल डायमेंशन में हो जाता है, कॉन्शसनेस। जिसमें इसमें एक सेकंड चैप्टर आता है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ठीक है, आज के टॉपिक में जो आता है वो सोशल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ तो इसके अंदर है ना। हम्म। ये ठीक। यूएस के सर्जन जनरल हैं उन विवेक मूर्ति, और उनकी भी एक बुक है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लोनलीनेस सफर कर रहे हैं। हिंदी पीपल आर में सफरिंग बिल्कुल विद द ठीक है। एपिडेमिक ऑफ लोनलीनेस। और हम्म। हम कनेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। और अगर हम कनेक्शन को वैल्यू करें तो यह भी हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है।